शेयर मार्केट में एक छोटा सा सोचा समझा इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई पर्सन 2000 में 40,000 की मोटर बाइक लेने की बजाय अगर 40,000 रुपए से आयशर मोटर में इन्वेस्ट करता तो आज उसके पास 1.5 करोड़ रुपए होते। साथ में डिविडेंड के जरिए जो रिटर्न मिलता वो अलग। ऐसे ही कई एग्जाम्पल है जिनमें आप कुछ साल पहले इन्वेस्ट करते तो आप आज करोड़पति होते। और ऐसी ही कई और कंपनियां हैं मार्केट में जिसमें अगर आप आज इन्वेस्ट करो तो ये आपको कुछ सालों के बाद काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट ऐसे बेहतरीन रिटर्न देने वाली कंपनी के बारे में पता कैसे लगाया जाए? क्या इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? जी नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको ना तो घंटों कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सर खपाने की जरूरत है, ना तो किसी न्यूज चैनल या एक्सपर्ट को फॉलो करने की जरूरत है तो बस 3 आसान से स्टेप फॉलो करने की जो फंडामेंटल एनालिसिस और कॉमन सेंस पे बेस्ड है। बट अगर आप आज YouTube पर फंडामेंटल एनालिसिस सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ज्ञान देने लगेंगे। बट ये फाइनेंशियल एनालिसिस है जो फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ 10% होता है और इसे सीखने के बाद आप पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लो। और ये फैक्ट मैं आपको वर्ल्ड की टॉप इन्वेस्टमेंट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट के आधार पर और खुद कुछ ठोकरे खाने के बाद बता रहा हूँ, जिसे मैं स्टेप 3 में डिस्कस करूंगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडर्स एकेडमी। मैं हर्ष एवरे स्वागत करता हूँ आपका ट्रेडर्स एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्चुअली अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की डेफिनेशन से चले तो फंडामेंटल एनालिसिस शेयर की फेयर वैल्यू पता करने की एक प्रोसेस होती है, जिसके लिए कभी हम प्राइस टू अर्निंग रेशो, कभी प्राइस टू बुक रेशो, कभी डेप्थ रेशो को चेक करते हैं। इसके अलावा हम डुपॉन्ट एनालिसिस करते हैं, जिससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी कितनी इफिशिएंट है। लेकिन ये सारी प्रोसेस टीडियस होती है और ये फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ 10% भाग कवर करती है। लेकिन इन्हें सीखने में आपका 90% टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमारे लिए लॉजिकल यही होगा कि पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस का 90% भाग देखते हैं, जिसे सीखने में हमें काफी कम टाइम लगेगा। साथ में ये स्टडी काफी इजी और आसान है और बेसिकली कॉमन सेंस पे बेस्ड है। फंडामेंटल एनालिसिस का एक बड़ा पोर्शन पास्ट एनालिसिस करता है, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो की स्टडी होती है, जिससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी कंपनी में पास्ट में कैसे बिजनेस हुआ है, ताकि हम ये प्रोजेक्ट कर सके कि कंपनी फ्यूचर में कैसा बिजनेस करेगी। बट हमारा काम वो कंपनियां ढूंढना है जो फ्यूचर में अच्छा बिजनेस करे, और इसके लिए हम ये सारी चीजें छोड़कर 3 पॉइंट एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म करेंगी। और इसके बाद आप इन कंपनियों पर फाइनेंशियल एनालिसिस करके और ज्यादा श्योर हो सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब पहला पॉइंट देखते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। इस पॉइंट या इस स्टेप में हम कंपनी से ज्यादा कंपनी के बिजनेस नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम तो अच्छे चलते हैं, लेकिन उसके बाद या तो वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं या वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं। ऐसा उन कंपनी के बिजनेस के कारण होता है, और ये सिर्फ हमारी कंट्री नहीं बल्कि दुनिया की हर कंट्री के लिए ट्रू है। जैसे एयरलाइन सेक्टर के आउट ऑफ बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इस सेक्टर की कंपनियों से आपको दूर ही रहना चाहिए। इसके रिसेंट एग्जांपल है स्पाइस जेट, किंगफिशर, इंडिगो, एयर इंडिया। ये कंपनियां कुछ साल तो प्रॉफिटेबल रही, लेकिन उसके बाद एक एक करके आउट ऑफ बिजनेस हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन इस बिजनेस की हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होना है। इसके अलावा फ्यूल के प्राइस बढ़ने पर भी इस बिजनेस पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी टिकट के प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो कस्टमर दूसरे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन जैसे रेल और बस को चूज करने लग जाएंगे। इस तरह
अगर आप इन कंपनियों का ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनियां काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है। साथ में ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहां पर कंपनी ब्रिज, रोड, डैम, रेल नेटवर्क बनाने का काम करती है। इस सेक्टर के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगने वाली कॉस्ट का बढ़ना और टाइम है। साथ में जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होते जाती है, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी बढ़ने लग जाती है। इसलिए ऐसी कंपनी कुछ टाइम तो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उसके बाद लॉस मेकिंग होने लग जाती है। एसटीसी, एरा कंस्ट्रक्शन, IL&FS एंड जेपी एसोसिएट इस सेक्टर की कभी ना कभी बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन आज इन शेयर की वैल्यू 5 रुपए से भी कम है। सिर्फ L&T ही एक ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर में सालों से अच्छा रिटर्न दे रही है। बट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो भी हालात हो, पर वहीं सीमेंट सेक्टर की कंपनियां हमेशा अच्छा बिजनेस देती है। इसका रीजन ये है कि डेवलपिंग कंट्री में सीमेंट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा सीमेंट एक प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, जिसका मैनेजमेंट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तुलना में काफी इजी होता है, और यही कारण है कि सीमेंट सेक्टर एक स्टेबल बिजनेस में आता है, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं। इसलिए कंपनी सेलेक्ट करने से पहले सेक्टर चेक करिए। ये भी चेक करिए कि आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी चीज है जो उन बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो उन सेक्टर से दूरी बना के रखिए। वहीं कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें छोटी मोटी रुकावटें तो आती है, लेकिन उसके बाद इस सेक्टर की अधिकतर कंपनियां सालों साल अच्छा रिटर्न देती है। ऐसा ही एक सेक्टर है FMCG। FMCG आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले सामान जैसे साबुन, शैम्पू, सोडा, सॉसेस बनाती है। इस सेक्टर की कंपनियों का बिजनेस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ लगातार बढ़ता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए इन चीजों का कंजप्शन रुक तो नहीं सकता ना। और इसके लिए आपको CFA और CA जैसे बड़े बड़े कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाली प्रोडक्ट और सर्विस को ध्यान से देखने की। सीधी भाषा में मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आपको बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियों पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे लगाने की जरूरत उन कंपनियों पे जिनको आप पर्सनली जानते हो। जब आप ये सारी चीजें देखने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट और सर्विस कौन सी कंपनियां प्रोवाइड करती है। अब आपको ये देखना है कि मार्केट में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सेम प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आपकी पसंद की कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी अच्छी है, काफी अच्छी तरीके से बिक रही है और हर स्टोर में इजीली अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनियों पे आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए लक्सो, वेस्लिन, ब्रू, फेयर एंड लवली, क्लोजअप, सर्फ एक्सेल, रिन, विम, किसान केचप, ये सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट, क्या आपको पता है कि ये कौन बनाता है? ये सारे डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह पेप्सिको कंपनी का बिजनेस इंडिया में वरुण बेवरेज मेंटेन करता है, जो इन प्रोडक्ट की पैकेजिंग, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें पेप्सी, मिरिंडा, 7up, माउंटेन ड्यू और ट्रॉपिकाना आते हैं। ऐसे ही अंडरगारमेंट बिजनेस के लीडर जॉकी के प्रोडक्ट पेज इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा डोमिनोज पिज्जा की रेस्टोरेंट चेंज जुबिलेंट फूडवर्क के द्वारा मेंटेन की जाती है। आपकी फेवरेट बाइक रॉयल एनफील्ड और वॉल्वो बस की मैन्युफैक्चरिंग आयशर मोटर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा डीमार्ट को एवेन्यू सुपरमार्ट हैंडल करता है। अब आप सोचिए, क्या आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो अगली बार जब भी आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस यूज करते हैं तो ये देखिए कि वो कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है और मार्केट में उसके कौन कौन से कंपटीशन है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि इन कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में मार्केट में कैसा परफॉर्म करा है। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको इन कंपनियों में निवेश करना चाहिए या नहीं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 सालों में FMCG सेक्टर ने हमें कितना रिटर्न दिया। इसके लिए हम FMCG सेक्टर की 5 सबसे बड़ी कंपनियों को लेते हैं। सबसे पहले हम नाम लेंगे नेस्ले इंडिया का। नेस्ले इंडिया, जिसका सबसे फेमस प्रोडक्ट मैगी है। ये कंपनी आज से 10 साल पहले 2400 रुपए पे ट्रेड करती थी। इसका आज का प्राइस 18,000 रुपए का है। वहीं दूसरे नंबर पे आती है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जो आज से 10 साल पहले 150 रुपए पे ट्रेड करती थी। उसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 3,000 रुपए। तीसरे नंबर पे आता है HUL, जो आज 2500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है,
लेकिन इसका 10 साल पहले का प्राइस सिर्फ 250 रुपए का था। इसके बाद आता है मेरिको, जो 10 साल पहले 47 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वो आज 400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और फिफ्थ नंबर पे आता है गोदरेज कंज्यूमर, जो 10 साल पहले 75 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और आज 750 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो देखा आपने एफएमसीजी सेक्टर ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है हमको लास्ट 10 सालों में। इन कंपनियों की ग्रोथ इनके शेयर प्राइस से भी देखी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए टीसीएस को ले लीजिए। टीसीएस आज से 10 साल पहले 350 रुपए पे ट्रेड करता था और आज 2000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह और कई सारे सेक्टर हैं जो सालों से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जैसे फार्मा, ऑटो, रिफाइनरी, ऑयल मार्केटिंग, एग्रो और केमिकल। ये बिजनेस सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये लगातार मार्केट में बने हुए, साथ में टाइम के साथ इनकी डिमांड बढ़ते जा रही है। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छी कंपनी से पहले एक अच्छा बिजनेस चुनें जिसकी फ्यूचर में डिमांड हो। और ये जानना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस कॉमन सेंस और थोड़ी सी रीडिंग की जरूरत है। रीडिंग और एनालिसिस के लिए आप मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम्स को यूज कर सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट की तरफ रुक करते हैं कि एक अच्छी कंपनी को चुनने के बाद आपका काम है उस कंपनी की बैकग्राउंड हिस्ट्री को चेक करना, जैसे कि उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या क्या है, क्या कंपनी को कभी सेबी, एनएससी या बीएससी से फाइन तो नहीं लगा है, रेटिंग एजेंसी और इन्वेस्टमेंट फर्म के उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्या व्यू है, आप कैसे पता लगाए। अब ये काम आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप कैसे पता लगाए। तो डरिए नहीं, इसके लिए आपको सिर्फ गूगल की जरूरत है। इसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स के साथ कंपनी का नाम जोड़कर गूगल करना है, जैसे कंपनी एक्स रिसेंट हिस्ट्री, कंपनी एक्स टॉप मैनेजमेंट, कंपनी एक्स फ्रॉड, कंपनी एक्स सेबी फाइन वगैरह वगैरह। और यकीन मानिए ये करना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे मैं एक रिसेंट एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। और ये एग्जांपल है सावरिया कंज्यूमर्स का। अगर आप आज गूगल पे सावरिया कंज्यूमर फ्रॉड सर्च करोगे तो आपको 2 रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें से पहली है इकोनॉमिक टाइम्स की और दूसरी है दलाल स्ट्रीट बुल्स की। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों के हिसाब से इस कंपनी में क्या गलत चल रहा था। पहली रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि सन 2013 में कंपनी के प्रमोटर ही कंपनी के शेयर से छेड़छाड़ कर रहे थे ताकि वो अपने शेयर ऊंचे भाव पे बेच सके। इसीलिए सेबी ने इन पर 4.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। अगर ऐसी कोई न्यूज आप अपनी कंपनी में देखते हो तो प्लीज उस कंपनी के शेयर को तुरंत बेच दें। 2016 और 17 में कंपनी फिर से काफी अच्छा परफॉर्म करने लगी। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों काफी ऊपर जाने लगे। इसके बाद कंपनी सडनली लॉस मेकिंग हो गई और कंपनी का शेयर प्राइस 16 रुपए से 99 पैसे पे आ गया। इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि अगर एक कंपनी एक बार गलती करती है तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो आगे और भी गलतियां करे। इसके अलावा अगर किसी कंपनी को सेबी से किसी मिसमैनेजमेंट के कारण फाइन भरना पड़ता है तो हो सकता है कि उस कंपनी में और कुछ गड़बड़ियां हो जो अभी तक सामने नहीं आई हो। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जैसे ही आपको किसी भी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज पता चलती है तो आप उस कंपनी से दूरी बनाएं, क्योंकि मार्केट में अच्छी कंपनियों की कमी नहीं है। इसलिए हर महीने उन सारी कंपनियों जिनमें आप इन्वेस्टेड हो को गूगल करें। इसके अलावा जिन कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसकी एक बार अच्छे से हिस्ट्री चेक करिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उन शेयर से दूर रहें और अगर आप उन शेयर में इन्वेस्टेड हो तो आप उन शेयर से तुरंत निकल जाएं। इसके अलावा आप किसी भी शेयर में अपनी कैपिटल का 5 से 10% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। ये आपकी रिस्क कम करने में आपकी मदद करता है। ऐसे ही कई और फ्रॉड अकाउंटिंग के एग्जांपल है, जैसे DHFL, वक्रांजी, मनपसंद बीवरेज, ओशियाना बायोटेक, गीतांजलि जेम्स, सत्यम कंप्यूटर्स। तो इन कंपनी से दूर रहे। इससे एक और बात पता चलती कि कंपनी छोटी हो या बड़ी हो उसमें फ्रॉड के चांसेस तो रहते हैं। इसीलिए मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि आपको एक कंपनी में अपनी टोटल कैपिटल का 5 से 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। और इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों आपको अपनी इन्वेस्टेड कंपनियों को ट्रैक करने की जरूरत रहती है। इसका एक आसान तरीका क्रोम का एक नया एक्सटेंशन है जो ऑटोमेटिकली आपके लिए हर कंपनी को सर्च करेगा और जैसे ही इसमें कोई अपडेट आता है ये आपको नोटिफाई करेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसे गूगल क्रोम में ऐड करने के लिए सबसे पहले क्रोम में डिस्टिल वेब एक्सटेंशन फॉर गूगल सर्च करिए। पहली लिंक पे क्लिक करिए और यहाँ ऐड टू क्लिक करिए।
अब सिंपली जो भी कंपनी के बारे में आपको सर्च करना है उसको गूगल करिए। जैसे मैं यहाँ यस बैंक फ्रॉड गूगल कर रहा हूँ। यहाँ आपको यस बैंक फ्रॉड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब टॉप राइट कॉर्नर में डिजिटल पे क्लिक करिए, सेलेक्ट पार्ट ऑफ पेज पे क्लिक करिए, इसके बाद सेव सिलेक्शन पे क्लिक करिए और फ्रीक्वेंसी में 1 डे पे क्लिक करिए एंड सेव पे क्लिक करिए। अब ये ऐप रोज इस पेज को रिफ्रेश करेंगी और जैसे ही कोई नई न्यूज आएंगी आपको ये तुरंत नोटिफिकेशन भेज देंगी। ऐसे ही आप अपनी होल्डिंग के हर शेयर पे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स मत करिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी हो तो इसके लिए आप सेपरेट डीमेट अकाउंट यूज करिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट हो रहा है और इन्वेस्टिंग से कितना रिटर्न मिल रहा है। इसके लिए आप अपस्टॉक या जीरोधा से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी कुछ दिनों के लिए अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको फ्री डीमेट अकाउंट के साथ 1 साल की मनी कंट्रोल प्रो की सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलती है। साथ में आपको स्टॉकेज और अनमार्केट से 2000 रुपए तक के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, जिससे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा इस ऑफर से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आगे आने वाले वीडियो में हम फाइनेंशियल एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये 3 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इस 3 पॉइंट एनालिसिस से शेयर को फिल्टर करिए, फिर उन फिल्टर शेयर पे फाइनेंशियल एनालिसिस करिए। फाइनेंशियल एनालिसिस के कुछ पैरामीटर के बारे में आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी पे लोन बहुत कम है या कंपनी अपने लोन को बहुत तेजी से कम कर रही है। इसके अलावा आप डू पॉइंट एनालिसिस से ये पता कर सकते हैं कि कंपनी कितनी इफिशिएंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।